अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओरल पैथोलॉजी का सेशन स्टार्ट है जिसमें हमारे पास नया जो टॉपिक है आज के लिए वो है ओरल फ्री मैलिग्नेंसी। सो ओरल फ्री मैलिग्नेंसी द टॉपिक शोज कि इसमें आपके पास ओरल कैविटी रिलेटेड पैथोलॉजीज होंगी और वो पैथोलॉजीज आपके पास फ्री मैलिग्नेंसीज अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो फर्स्ट वन मैलिग्नेंसी जिसका हमें पता है कि मैलिग्नेंट से निकला है, तो वो सारी कंडीशंस जो हमारे पास मैलिग्नेंट हो सकती हैं, बट देयर इज अनदर प्री फैक्ट्स और द टर्म विच इज प्री। सो प्री मीन्स बिफोर। तो हम वो सारी कंडीशंस पढ़ेंगे जो कि अभी मैलिग्नेंट नहीं हुई, उसके मैलिग्नेंट होने से पहले वाली कंडीशंस और दोज पैथोलॉजिकल कंडीशंस विच हैव अ पोटेंशियल टू बिकम मैलिग्नेंट। ठीक है, तो उन कंडीशंस को हम इस टॉपिक में और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन हमारे पास है कि जो हमारे पास ओरल फ्री मैलिग्नेंसी है, दीज आर द लीजन्स व्हिच हैव अ पोटेंशियल फॉर मैलिग्नेंसी। तो वही बात कि आपके पास प्री मैलिग्नेंसी वो सारी कंडीशंस होंगी या वो लीजन्स होंगे, उन लीजन्स में पोटेंशियल होगा कि वो आगे जाकर मैलिग्नेंट हो जाए या उनमें मैलिग्नेंट चेंज आ जाए। वेरियस ओरल म्यूकोजल लीजन्स पार्टिकुलरली रेड लीजन्स और वाइट लीजन्स। अब ये जो हमारे पास लीजन्स होती हैं माउथ में जो हमें नजर आती हैं या तो वो रेड कलर की होंगे या वाइट होंगी। तो जो आपके पास रेड कलर की लेजन्स नजर आएंगी दे आर द एरिथ्रोप्लेजियस और एरिथ्रोप्लेजिया टर्म हम उसके यूज करेंगे। और जो हमारे पास व्हाइट लेजन्स होंगी उनके लिए हमारे पास टर्म यूज होगा ल्यूकोप्लेजिया या ल्यूकोप्लेजियस। ठीक है, जो हमारे पास जो ओरल ल्यूकोप्लेजियस होती हैं तो वो उनको ब्रॉड टर्म से हमने डिवाइड किया है इनटू रेड एंड व्हाइट लेजन्स में। तो द रेड लेजन्स आर एरिथ्रोप्लेजिया, एरिथ्रा से निकला है एरिथ्रोडर्म या एरिथ्मा या एरिथ्रो, जो वर्ड होता है ये हम ज्यादा रेड के लिए लेते हैं यूज होता है। जो व्हाइट लेजन्स होंगे उनके लिए ल्यूकोप्लेजिया का टर्म यूज होगा। सो वो लेजन्स जिनमें पोटेंशियल होता है, तो रेड लेजन्स और व्हाइट लेजन्स, इनमें हमारे पास पोटेंशियल होता है कि इसमें मैलिग्नेंट चेंज आ जाए। सो एरिथ्रोप्लेजिया और वर्सेस ल्यूकोप्लेजिया की रिस्क फैक्टर्स पे अगर हम बात करें कि इन दोनों में रिस्क के कितने चांसेस हैं, so the risk for the malignancy transformation is more common with erythroplakias। erythroplakias में ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा रिस्क है कि वो कन्वर्ट हो जाए इनटू मैलिग्नेंसी और मैलिग्नेंट में। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है काफ़ी अब अगर वो रेडनेस में है, वो रेड कलर के है, सो द रेड कलर शोज कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, खराब होती है। रेड कलर जहाँ पे भी हमारे पास यूज होता है वो काफ़ी ज़्यादातर एज अलार्मिंग साइन भी यूज होता है। अगर आप देखें तो हमारे डेली लाइफ में भी जहाँ पे भी रेड कलर यूज होता है तो इट शोज के देयर इज समथिंग रॉन्ग और डेंजरस। तो वही बात कि एरिथ्रोप्लेजियाज जो होती हैं तो इनमें फिर ज़्यादा चांसेस हैं या ज़्यादा रिस्क है कि वो कन्वर्ट हो जाए मैलिग्नेंसी में या कैंसर में। तो द मोस्ट कॉमन जो फिर वाइट लेजन्स होती हैं, ये ज़्यादातर वाइट लेजन्स कॉमन भी होती है और इनमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का रिस्क जो है वो फिर कम है। अब इन दोनों की बातों पे जो एग्जाम्पल दी गई है वो आपके पास है क्रोनिक हर्पल प्लास्टिक कैंडिडोसिस। तो जो कैंडिडोसिस कंडीशन होती है ये भी व्हाइट कलर की नजर आती है। हाइपर प्लास्टिक क्रोनिक कंडीशन है तो इससे हमारे पास फिर कम चांस होता है कि वो रिस्क में कन्वर्ट हो जाए। फिर कुछ सर्वेस और कुछ स्टडी से हमें ये भी पता चला है कि जो व्हाइट लेजन्स होती है इनमें फिर रिस्क ज्यादा है मैलिग्नेंट चेंज का। तो द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट चेंज इन व्हाइट लेजन्स में देखा गया है कि वो फिर ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा किन में है? उनमें जो नॉन स्मोकर्स होते हैं। तो नॉन स्मोकर्स में व्हाइट लेजन्स का ट्रांसफॉर्म होना इनटू मैलिग्नेंसी और इनटू कैंसर वो फिर सर्विस के थ्रू पता चला कि उसमें भी ज्यादा है। सर्वेज ने ये भी इंडिकेट किया है कि मैलिग्नेंट चेंज इन व्हाइट लेजन्स, वो व्हाइट लेजन जो मैलिग्नेंट हो जाते हैं तो वो ज्यादातर फिर फीमेल्स में देखे गए हैं। एक उनकी चांसेस हायर है इनटू नॉन स्मोकर्स और दूसरा जो है वो फिर वुमेन्स में ज्यादा देखा गया है। प्रिडिक्शन पे अगर हम बात करें कि हम फिर प्रिडिक्ट कैसे करेंगे कि कौन सा लेजन जो है वो हमारे पास आगे जाकर मैलिग्नेंट हो रहा है, तो उसकी प्रिडिक्शन जो है वो हम उस लेजन की डिग्री ऑफ डिस्प्लेसिया पे देखते हैं कि वो जो लेजन है वो कितना हुआ है, यानी उसमें डिस्प्लेसिया, उसमें एबनॉर्मल सेल्स जो है वो कितने ज्यादा है। तो डिग्री ऑफ डिस्प्लेसिया की बेसिस पे भी हम उसकी फिर मैलिग्नेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। प्रेडिक्शन यानी आप उस चीज को पहले से प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि आया जाकर वो ज्यादा खतरनाक होगा या नहीं। तो द बेस्ट प्रेडिक्टर ऑफ द पोटेंशियल कि आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि आया किसी
भी लीजन में कितना पोटेंशियल है कि वो मेलिग्नेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो उसमें मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोडक्शन जो है वो डिग्री ऑफ डिस्प्लीजिया पे है। एंड वी नो दैट डिस्प्लीजिया इज द एब्नॉर्मल ग्रोथ और द मास ऑफ द सेल्स विच वी सी हिस्टोलॉजिकली। तो जब लीजन को हम हिस्टोलॉजिकली अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसकी डिग्री ऑफ डिस्प्लीजिया पे देख लेंगे कि आगे जाकर वो कितना उस पेशेंट के लिए नुकसानदाह होगा। तो फॉर दिस रीजन जो है वो हम ज़्यादातर फिर पेशेंट्स की बायोप्सी लेते हैं उनकी लीजन्स की। तो जो रेड और वाइट पैचेस होंगे उनकी बायोप्सी करेंगे और इसके थ्रू हमें पता चलेगा। हिस्टोलॉजिकली फिर अगर हम इन लीजन्स को या फ्री मेलिग्नेंट कंडीशंस को अंडर द माइक्रोस्कोपिक देखें तो जो हमारे पास लीजन्स होती है, जो उनकी लीजन्स होती है, जो उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है या जो सेल्स होते हैं उन सेल्स को हम नेम देते हैं डिस्प्लास्टिक सेल्स। डिस्प्लीजिया से निकला है। तो द डिस्प्लास्टिक सेल्स है ये आपको हिस्टोलॉजिकली न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म शो करेंगे। जो नॉर्मल न्यूक्लियर होता है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो नॉर्मल लाइट कलर, लेकिन जब वो आप इस डिस्प्लीजिया के सेल को जब देखेंगे तो उसका न्यूक्लियस जो है वो डार्क कलर शो होगा, प्रोमिनेंट होगा, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म होगी, उसकी जो है मॉर्फोलॉजी वो चेंज होगी। एंड आइदर न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक रेशो उसका चेंज होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर का रेशो चेंज होगा। प्लस उस सेल्स में माइटोटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उस सेल्स की पोलैरिटी जो है वो ख़त्म कर चुका होगा और साथ में जो सेल्स होंगी, जो डीप सेल्स कैरेटनाइजेशन हो चुकी होगी, यानी वहाँ पे डिस्केरेटोसिस कंडीशन आ चुकी होगी। प्लस डिसऑर्डर और द लॉस ऑफ डिफरेंशिएशन, वो सेल अपनी डिफरेंशिएशन खो चुका होगा, वो प्रॉपर ऑर्डर में भी नहीं पड़ा होगा। जो उसकी रीट वेजेस होती है वो ड्रॉप शेप होती है। वैसे हमारे पास एपिथेलियम में इस तरह की रीट वेजेस होती हैं तो वो ज़्यादातर आपके पास ड्रॉप शेप इस तरह नजर आएंगी। ठीक है। लिम्फोप्लाज्मासिटिक इन्फिल्ट्रेट, इसके अलावा वहाँ पे आपके पास लिम्फोसाइट्स, लिम्फो, ठीक है, लिम्फोसाइट से निकला है, प्लाज्मा प्लाज्मा सेल से निकला है, इनकी जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हुई होगी उस एरिया में जहाँ पे डिस्प्लीजिया सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो इन्फिल्ट्रेट ऑफ हाई वेरिएबल इंटेंसिटी इज यूजुअली प्रेजेंट इन द कोरियम और द डर्मिस, यानी जो आपकी एपिडर्मिस के नीचे जो डर्मिस लेयर है वहाँ पे इन सेल्स की जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी होगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि मेलिग्नेंट वर्सेस फ्री मेलिग्नेंट, कि मेलिग्नेंट क्या होता है और फ्री मेलिग्नेंट हमारे पास क्या है। तो इन टर्म्स को भी समझना जरूरी है ताकि जब आगे जाकर हम इस चैप्टर को डिस्कस करें तो वी हैव द बेसिक्स नॉलेज कि हमें बेसिक्स का पता हो ताकि आगे जाकर हमें अच्छे से समझ आए। सो प्री मेलिग्नेंट मीन्स कि वो ट्यूमर्स या वो सेल्स दे आर नॉट येट कैंसरियस, जो अभी कैंसरियस नहीं होते लेकिन उनमें पोटेंशियल होता है, यानी उनकी एबिलिटी होती है कि वो आगे जाकर आपके लिए मेलिग्नेंट हो जाए। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली वो फिर आपके पास एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, यानी उनकी शेप वगैरह जो है वो एबनॉर्मल की तरह नजर आती है लेकिन दे आर नॉट कैंसरियस। ठीक है। मेलिग्नेंट हमारे पास फिर वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि कैंसरियस हो चुके हैं, दे आर द कैंसरियस एंड दीज सेल्स कैन ग्रो, ये सेल ग्रो भी कर रहे होते हैं और स्प्रेड भी कर रहे होते हैं टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी उनमें मेटास्टेसिस भी चल रही होती है। ठीक है। तो वो आपके पास मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। फिर ग्रेडिंग ऑफ डिस्प्लीजिया पे बात करने से, तो डिस्प्लीजिया की जो डिग्री ऑफ डिस्प्लीजिया पे हमने स्टार्ट में बात की कि हम उसकी बेसिस पे ही अपने लीजन्स को प्रेडिक्ट करेंगे कि आगे जाकर कितना वो मेलिग्नेंट होगा। तो डिस्प्लीजिया की फिर ग्रेडिंग भी हुई है, कुछ हमारे पास माइल्ड डिस्प्लीजियास होंगे, कुछ हमारे पास मॉडरेट डिस्प्लीजियास होंगे और कुछ हमारे पास सिवियर डिस्प्लीजियास होंगे। ठीक है। तो उनकी जो है ग्रेडिंग इन तीनों में की गई है। The term is carcinoma in situ. Carcinoma in situ का मतलब ये है कि आपके पास वो डिस्प्लीजिया कंडीशन, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सवेयर भी होती है और ये आपके पास ज्यादा फिर इन्वेसिव भी नहीं हो रही होती है लेकिन उस एरिया पे स्प्रेड होती है लेकिन डीप टिश्यूज की तरफ नहीं गई होती है। और ये कंडीशन या ये जो सवेयर डिस्प्लीजिया है ये आपके पास एक ही जगह पे होता है, लोकली होता है, तो उसको हम कहते हैं कार्सिनोमा इन सीटू। तो कार्सिनोमा इन सीटू का जो टर्म है इट इज यूज्ड फॉर मोर सवेयर डिस्प्लीजिया। पहली बात, इसमें सवेयर डिस्प्लीजिया होगा, एब्नॉर्मेलिटीज एक्सटेंड हो चुकी होती है थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ एपिथेलियम, जितनी आपकी एपिथेलियम की थिकनेस है वहां तक स्प्रेड हो चुकी हुई है। एंड द स्टेट समटाइम्स कॉल्ड, और इसको आप ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम चेंजेस में ये टर्म भी इसके लिए यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कहा है कि इन्वेजन इज एब्सेंट और यहाँ पे कहा है कि थिकनेस ऑफ एपिथेलियम तक। अगर आपके पास ये एपिथेलियम है, ठीक है, और इसके नीचे आपके पास और लेयर्स है या लेमिना प्रोपिया है या जो भी है बेसल लेयर है, लेकिन आपके पास सिर्फ ये इस एपिथेलियम के अंदर पूरा स्प्रेड हो चुका है तो ये कार्सिनोमा इन सीटू है। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे जाएगा फिर वो कैंसरियस होगा। ठीक है। तो कार्सिनो, ये देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इन्वेजन इज एब्सेंट, तो ये इन्वेजन इसमें नहीं होगी। ठीक है। जस्ट वो लोकी हुई अपनी उस एपिथेलियम की लेयर में जो है वहां पे स्प्रेड हो चुका होगा
और साथ में वो severe dysplasia कंडीशन होगी. So such lesions are the cellular abnormalities characteristics of malignancies may be present. यानी इसमें आपके पास जो एक malignant cell की जो characteristics होती है वो सारी इसमें present होंगी, लेकिन सिर्फ invasion इसमें नहीं होगी. ठीक है, MCQ के लिए याद रखें. अच्छा, ये हमारे पास फिर वो सारे कंडीशंस है, प्री मेलिग्नेंट लेजन्स और कंडीशंस है जिनको हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन जो आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो हम अभी एरेथ्रो को, स्पैकल्ट को और आइडियोपैथिक को डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर और कंडीशंस को पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन कंडीशन इज एरेथ्रोप्लेजिया. तो एरेथ्रोप्लेजिया और एरेथ्रोप्लेजिया जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बात की कि हमारे पास जो रेड कलर की पैचेस या जो रेड कलर की लेजन्स होंगी उनको हम करेंगे. तो एरेथ्रोप्लेजिया जो है ये आपके पास रेड कलर की पैचेस होंगी. इसके लिए प्लेजिया का टर्म यूज इसलिए नहीं यूज हो रहा है क्योंकि प्लेजिया का टर्म जो है ये लिखना है फ्लॉक से, और यहाँ पे हमारे पास फ्लॉक्स नहीं होंगी, जस्ट रेड पैचेस होंगी. तो इसके लिए हम एरेथ्रोप्लेजिया का टर्म यूज करेंगे. एरेथ्रोप्लेजिया ज्यादातर माउथ में अनकॉमन कंडीशन है बट कैरीज द हाईएस्ट मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा कि एरेथ्रोप्लेजिया में सबसे ज्यादा चांसेस है कि वो मेलिग्नेंसी की तरफ जा सकते हैं. सो दे हैव हाईएस्ट पोटेंशियल एंड मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन. इसके जनरेशन होते हैं दे आर ऑलरेडी मेलिग्नेंट क्योंकि ये रेड कलर के हैं. तो जब भी हम इसकी फर्स्ट बायोप्सी लेते हैं तो हमें डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये ऑलरेडी आपके पास मेलिग्नेंट हो चुके हैं. ठीक है, यानी उस खतरनाक स्टेज की तरफ ये अभी तक जा चुके हैं फर्स्ट बायोप्सी पे ही. पैथोलॉजी अगर हम इसके देखें तो पैथोलॉजी में ये है कि जो इसके एरिथ्रोप्लास्टिक लेजन्स होते हैं दे शो सेवियर एपिथेलियल डिस्प्लेजिया. जो एपिथेलियल लेयर होती है वहाँ पे ये सेवियर डिस्प्लेजिया ऑलरेडी शो कर चुका होता है, स्प्रेड हो चुका होता है वहाँ पे, इसका भी वहाँ पे एब्नॉर्मल सेल्स वगैरह ला चुका होता है. इन सम केसेस में भी माइक्रो इन्वेसिव कार्सिनोमा, और कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये आपके पास माइक्रो इन्वेसिव कार्सिनोमा यानी बहुत कम ये थोड़ा सा इन्वेड हो चुका हो. इसके अलावा जो सरफेस है दिस इज फ्रीक्वेंटली वेलवेटी इन टेक्सचर. आप इस पिक्चर में देख लें, ये देखिए सारा वेलवेटी हो चुका है एरिथ्रोप्लेजिया में. तो आपके पास सारा जो है वेलवेटी इन टेक्सचर होगा और जो इसके मार्जिन होंगे वो शार्पली डिफाइन होंगे, प्रॉपर मार्जिन इसके होंगे. एपिथेलियम जो होगा हमारे पास वो सारा एट्रोफिक की तरफ चला हो चुका होगा. यानी एरिथ्रोप्लेजिया में जो हमारे पास माउथ का एपिथेलियम होगा उसमें एट्रोफी आ चुकी होगी. एट्रोफी मीन्स वहाँ पे श्रिंकेज आ चुकी होगी. तो सेल्स सारे फ्लैट भी होंगे और डिप्रेस भी होंगे. एट्रोफी के साथ साथ वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी चल रही होगी. ऑलरेडी रेडनेस है तो प्लीजर्स है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी चल रही होगी. सो एक राउंड फॉर द रेड कलर सीन क्लिनिकल स्टडी, तो आपको रेड कलर नजर आएगा जब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी प्रेजेंट होगी. तो ये देख लें. ठीक है, ये सारा आपके पास एरिथ्रोप्लेजिया है. फिर सेकेंड वन जो कंडीशन है वो हमारे पास है स्पेकल लीकोप्लेजिया. तो लीकोप्लेजिया हमें पता है कि ये हमारे पास व्हाइट पैचेस और व्हाइट लेशन से निकला हुआ है. एंड स्पेकल मीन्स कि आपके पास जो धब्बे वगैरह होते हैं, ठीक है, जो दाग या जो धब्बा वगैरह होता है उसको हम स्पेकल कहते हैं. ठीक है, तो स्पेकल लीकोप्लेजिया यानी आपके माउथ में ऐसा लीकोप्लेजिया कि उसके सिर्फ वो धब्बे वगैरह आपके पास माउथ में प्रेजेंट होंगे. So the term applies to the lesions consisting of white flecks. ये स्पेकल लीकोप्लेजिया का जो टर्म है ऐसे lesions होंगे जो कि आपके पास white flecks उसकी नजर आएंगी या फाइन न्यूड्यूल्स होंगे. ऐसे न्यूड्यूल्स या दाने वगैरह होंगे जो कि ऑन एट्रोफिक एंड्रोथोमेटिक बेस, यानी जो उसकी बेस होगी यहाँ पे एरिथ्मा होगा, ये रेड कलर का होगा, और इसके ऊपर ये बेस जो है कि ये एट्रोफिक कंडीशन में भी होगी, जो उसके ऊपर छोटे से फिर न्यूड्यूल्स भी प्रेजेंट होंगी. सो व्हाइट कलर की न्यूड्यूल्स होगी. इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास रेड एंड व्हाइट दोनों कलर्स जो हैं वो नजर आ सकती हैं. The combination or the transition between the erythroplasia and the leukoplegia, so they have a both characteristics. यानी जो erythroplasia था जो रेड पैचेस है उसकी भी characteristics इसमें प्रेजेंट होंगी और जो leukoplegia है उसकी भी characteristics प्रेजेंट होंगी. और जब हम इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो हमें दोनों की वही characteristics नजर आएंगी. इट मीन्स ये कंडीशन आपके पास से ज़्यादा खतरनाक हो सकती है. इसमें दोनों चीज़ें हमारे पास है. शो मोर डिस्प्लेजिया देन होमोजीनियस वाइट सरफेस. यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेजिया भी ज़्यादा होगा, होमोजीनियस वाइट सरफेस से ज़्यादा डिस्प्लेजिया होगा. यानी अगर सिर्फ वाइट लीकोप्लेजियास होते तो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता जितना ये दोनों प्रेजेंट है. सो मेनी केसेस में ये आपके पास क्रोनिक एल्डिडोसिस भी हो सकता है या उसकी तरह पेननेस भी शो कर सकता है. तो इस पिक्चर में देखिए, ये देखिए इसमें नीचे उसका बेस है वो सारा रेड है, इसके ऊपर व्हाइट जो है न्यूड्यूल्स भी आ सकती है, व्हाइट फ्लैक्स वगैरह भी इस तरह की धब्बे आ सकते हैं. यहाँ पे देख लें, ये देखिए व्हाइट कलर की न्यूड्यूल्स है एंड द बेस इज ऑल एरिथ्रोमेटिस. ठीक है, और यहाँ पे एट्रोपी भी हो सकती है. यहाँ पे भी देखिए सेम वही कंडीशन है.
द थर्ड वन कंडीशन इज आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया। तो हमारे पास वो ल्यूकोप्लेकिक कंडीशन जो कि आइडियोपैथिक होगी। आइडियोपैथिक मीन्स कि हमारे पास उस डिजीज की कोई काज हमें मालूम ना हो, ठीक है। When the cause is unknown, it's called idiopathic. So a white patch which can't be white out of the mucosa, यानी ऐसे white patches, ऐसी ल्यूकोप्लेकिया जो आपकी म्यूकोजा से white ऑफ नहीं हो सकते, या किसी स्पेसिफिक डिजीज की तरफ हम उसको एस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये इस डिजीज के साथ रिलेटेड है या इसके माउथ में ये व्हाइट पैचेस इस डिजीज की वजह से आए हैं। तो द टर्म इज ऑफन यूज्ड यूजुअली फॉर एनी व्हाइट पैच। तो एक ऐसा व्हाइट पैच जिसका कोई काज आपको पता ना हो या किसी डिजीज के साथ हम उसको रिलेट ना कर सके, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया। वही बात की if the cause is unknown then it is referred to the idiopathic. So idiopathic leukemia has the highest risk of developing cancers. क्यों ज्यादा रिस्क है आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया में? वो इसलिए बिकॉज द कॉज इज अननोन। जब हमें कॉज पता नहीं होगी तो हम उस कंडीशन को ट्रीट ही नहीं कर पाएंगे। जब हमें कॉज पता होगी तो हम उस कंडीशन को ट्रीट भी कर पाएंगे, जिसकी वजह से हम उसको बचा सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आइडियोपैथिक ल्यूकेमिया have the highest risk of developing cancers. The malignant transformation rate of leukoplekia is relatively low. जो leukoplekia का अगर हमें पता हो तो ज़्यादातर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन रेट जो है वो कम होती है। और हमारे पास ये भी देखा गया है कि 5 years में leukoplekia जो है वो अपनी 1 to 2% ट्रांसफॉर्मेशन शो करता है। बट इन स्मोकर्स जो है उसमें द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ ल्यूकोप्लेकिया शो नो डिस्प्लीजिया। जो स्मोकर्स होते हैं उनमें डिस्प्लीजिया नहीं देखा गया, क्योंकि स्टार्ट में ही हमने बात की कि ल्यूकोप्लेकिया जो है वो नॉन स्मोकर्स में ज्यादा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है और ज्यादा रिस्क भी उसमें होता है। सो इट्स कैरीज नो रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ये वही बात की स्मोकर्स में ये अपनी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन शो नहीं करता, इट मीन्स उसमें कोई रिस्क भी उनका नहीं होता, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स पे आ जाते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया है। सो आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया जो है ये आपके पास एक टप होती है, ये व्हाइट पैचेस और दे आर एडहेरेंट एंड फॉर्म फ्लॉक्स की तरह होती हैं, whose surface is raised above the surrounding mucosa. If this is the surrounding mucosa, तो इस सराउंडिंग म्यूकोसा पे इस तरह जो है ये पैचेस इस तरह या लेजर जो है इस तरह अबव होती है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पे कुछ एबनॉर्मल चल रहा है। सो द मोस्ट कॉमन साइट्स जो है हमारे पास आइडियोपैथिक ल्यूकेमिया की, वो आपके पास पोस्टीरियर बकन म्यूकोसास है, जो बकन साइड पे पीछे का म्यूकोसा है सारा, ये बकन में टुवर्ड्स द चीक साइड पे। एंड रेट्रोमोलर रीजन जो आपके पास मोलर्स होती हैं उनकी जो पोस्टीरियर साइड पे डिस्टल साइड पे जो एरिया होता है उसको हम कहते हैं रेट्रोमोलर रीजन। एंड फ्लोर ऑफ द माउथ, माउथ का फ्लोर फ्लोर और टंग, ये ऐसी रीजन्स हैं, ये कॉमन साइट्स हैं जिससे हमारे पास आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकियास आ जाती हैं। पैथोलॉजी अगर हम देखें कि हमारे पास कहाँ पे या कैसी पैथोलॉजिकल कंडीशन है इसकी, तो ऑर्थो या पैराकेराटोसिस जो है वो इसमें देखी गई है। पैराकेराटोसिस इस तरह देखी गई है कि यहाँ पे जो आपके पास केराटिनोसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो कैरेक्टराइजेशन करती है, तो वो कैरेटिनाइड सेल्स जो होती है वो आपके पास इमेच्योर हो जाती है, उनकी मेच्योरेशन नहीं हो पाती, ठीक है। तो पैराकेराटोसिस को देखा गया है एपिथेलियम रेंजेस फ्रॉम थिनर टू थिकर। आपका एपिथेलियम जो है वो या तो थिनर होगा और या फिर थिकर होगा। जब थिनर होगा तो आप उसको एट्रोफिक नेम देंगे, अगर आपके पास थिकर होगा तो आप उसको एक्एंथोटिक देंगे। कलर उसका व्हाइट कलर होगा, क्यों? बिकॉज ऑफ द केराटिन एंड बिकॉज ऑफ द ल्यूकोप्लेकिया। यहाँ पे हमारे पास लिम्फोसाइट सेल्स भी प्रेजेंट हो सकती है, प्लाज्मा सेल्स भी आ सकती है इनकी कनेक्टिव टिश्यूज में। ये देखिए आपके पास आइडियोपैथिक ल्यूकोप्लेकिया है, ठीक है। सो दिस इज इनफ फॉर टुडे। आई होप को समझ आ चुकी होगी आपको, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।